नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश के जरिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर करीब 58 साल पहले 6 दशक पहले लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों और उनके आयोजनों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1966, 1970 और 1980 में तत्कालीन सरकारों द्वारा जारी उन आदेशों में संशोधन किया है जिनमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं और उसकी अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाई गई थी। आरएसएस ने तो इस सरकार के इस कदम की प्रशंसा की है, फैसले का स्वागत किया है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर हमलावर है और संसद के इस सत्र में भी इस पर गहमागहमी होने की पूरी संभावना है। पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगा रखी थी और आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को सजा देने का भी प्रावधान लागू किया गया था। संघ के प्रति आस्था रखने वाले कर्मचारी भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन लाभ इत्यादि को ध्यान में रखते हुए आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने से बचते थे, डरते थे कि कहीं ऐसा न हो कि अगर हमको शामिल होने का पता लग जाए तो पेंशन वगैरह रोक दी जाए। संघ के कार्यक्रम में जाने पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के पीछे दलील ये थी कि इसकी वजह से कर्मचारियों की तटस्थता प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि इसे धर्मनिरपेक्ष समाज के लिए उचित नहीं माना जाएगा। इसीलिए सिविल सेवा आचरण नियम 1964 का हवाला देते हुए सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस कार्यक्रम में जाने पर बैन लगा दिया गया था। सिविल सेवा आचरण नियम 1964 का नियम 5 कहता है कि कोई भी सरकारी सेवक या कर्मचारी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होगा। इसके अलावा राजनीति में भाग लेने वाले किसी संगठन का सदस्य कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होगा। सरकारी सेवक राजनीतिक आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे। नंबर 3, सरकारी सेवक राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। हालांकि आरएसएस खुद को एक सांस्कृतिक और समाजसेवी संगठन कहता है, ये दावा करता है और इसी तरह से अपने को पेश करता है, लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देता है और एक तरह से उसकी सांगठनिक रीढ़ की तरह से काम करता है, इसलिए उसके इस दावे के बावजूद उसकी एक राजनीतिक संगठन के तौर पर ही पहचान है। हालांकि इस दौरान यानी प्रतिबंधों के बाद मध्य प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने इस आदेश को निरस्त कर दिया था, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं में भाग लेने पर प्रतिबंध था, लेकिन केंद्र सरकार के स्तर पर यह अभी भी वैध बना हुआ था। इस बीच पुरानी सरकारें भी भारतीय जनता पार्टी की आईं और अभी भी सरकार थी, लेकिन अभी भी ये प्रतिबंध बना हुआ था। इंदौर की एक अदालत में इस पर केस भी चल रहा है, जिस पर अदालत ने केंद्र सरकार से सफाई मांगी थी। इसी पर कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए इन प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा की है। हालांकि एक बड़ा सवाल ये भी है कि अचानक केंद्र सरकार ने यह फैसला कैसे ले लिया, जबकि केंद्र में उसकी पिछले 10 साल से सरकार है और वो भी पूर्ण बहुमत की। इसके पहले भी सरकारें थीं, उन्होंने भी इस तरह का फैसला नहीं लिया। बहरहाल इस बार यानी 2024 में तो बहुमत भी नहीं मिला है, लेकिन फिर भी उसने इस प्रतिबंध को वापस ले लिया है एनडीए सरकार ने। तो इस मामले में मुख्य वजह यही बताई जा रही है कि आरएसएस और बीजेपी और केंद्र की बीजेपी सरकार के बीच जो दूरियां बढ़ी हैं, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों, बीजेपी के नेताओं की ओर से आरएसएस को जिस तरह से नज़रअंदाज किया गया है, उसे लेकर आरएसएस का शीर्ष नेतृत्व काफ़ी खफा है। नाराजगी का स्तर यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे अहम चुनाव में आरएसएस ने पूरी तरह से दूरी बनाए रखी, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हार के तौर पर उठाना पड़ा और तीसरी बार वो लोकसभा में बहुमत पाने में नाकाम रही। अगर पूर्ण बहुमत पाई होती तो इस बार भी उसकी सरकार एनडीए की सरकार बनती, लेकिन पूर्ण बहुमत रहता भारतीय जनता पार्टी का और बैसाखियों पर वो न टिकी रहती। इसके अलावा आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत कई बार परोक्ष रूप से इस हार के लिए पार्टी और नेताओं के अहंकार को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इन ऑर्गेनिक जीवन संबंधी बयान पर भी वो चुटकी ले चुके हैं और लगातार हमलावर रहते हैं। दूसरी ओर
भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के सहयोग से ही 2014 में केंद्र में पूर्ण बहुमत से आई थी सत्ता में, और 2019 में दोबारा पूर्ण बहुमत से आई तो उसमें भी आरएसएस की मुख्य भूमिका थी। लेकिन इस पूर्ण बहुमत की सरकार रहने के बाद पार्टी ने आरएसएस और उसके नेताओं को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। यहां तक कि सरसंघ चालक मोहन भागवत के साथ भी प्रधानमंत्री की मुलाकातें 2-4 मौकों पर ही हुई हैं पूरे 10 साल के दौरान, और वो भी बहुत ही औपचारिक। 2024 के चुनाव से पहले पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर, उनके चेहरे पर लड़ा गया और आरएसएस को खुले तौर पर इग्नोर किया गया। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो यहां तक कह दिया कि अब हमें आरएसएस की जरूरत ही नहीं है, और इन सब का नतीजा रहा कि बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। लोकसभा के चुनाव में 303 से उसकी 240 सीटें रह गई। अब आरएसएस बीजेपी पर हमलावर है तो उसे खुश करने के लिए सरकार सभी हथकंडे अपना रही है, जिनमें से एक सरकार के इस फैसले को भी देखा जा रहा है। हालांकि सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष हमलावर है और कांग्रेस पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि आरएसएस पर क्यों बैन लगाया गया था, क्यों प्रतिबंध लगाया गया था और सरकारी कर्मचारियों को उससे दूर रखने की कोशिश क्यों की गई थी और क्यों हिदायत दी गई थी। पार्टी नेता जयराम रमेश कहते हैं कि फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके अलावा आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया, ये जयराम रमेश कह रहे हैं। 1966 में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था और यह सही निर्णय भी था। यह 1966 में प्रतिबंध लगाने के लिए जारी किया गया आधिकारिक आदेश है। जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि क्यों प्रतिबंध लगाया गया और सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस से दूर रखने की क्यों कोशिश की गई। दरअसल भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने आरएसएस को लेकर काफी तल्ख टिप्पणियां की थी और आरएसएस को एक अतिवादी और चरमपंथी संगठन बताया था। इसीलिए उस पर प्रतिबंध भी लगा था। गांधी जी की हत्या का आरोप लगा था, हत्या में शामिल होने का आरोप लगा था। एक भाषण में सरदार पटेल ने कहा था कि हम सरकार में आरएसएस आंदोलन से निपट रहे हैं। वे चाहते हैं कि हिंदू राज्य या हिंदू संस्कृति को बलपूर्वक थोपा जाए। कोई भी सरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस देश में लगभग उतने ही मुसलमान हैं जितने विभाजित हिस्से में हैं, यानी पाकिस्तान में। उस समय तब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक था। हम उन्हें भगाने वाले नहीं हैं। विभाजन और जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद अगर हमने वह खेल शुरू किया तो ये एक बुरा दिन होगा। हमें ये समझना चाहिए कि वे यहीं रहेंगे और ये हमारा दायित्व और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें यह महसूस कराएं कि ये उनका देश है। निसंदेह दूसरी ओर इस देश के नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना उनकी जिम्मेदारी है। पटेल ने आखिर में कहा था अपने भाषण के कि हम दोनों को यह समझना चाहिए कि विभाजन अतीत की बात है। आरएसएस पर दूसरी बार प्रतिबंध लगा या उसको दूसरी बार प्रतिबंध का सामना इमरजेंसी के दौर में करना पड़ा। इस दौरान आरएसएस पर 2 साल तक पाबंदी लगी रही। इमरजेंसी के बाद जब चुनाव की घोषणा हुई तो जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया। इसके बाद 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई, तब जाकर संघ पर लगा प्रतिबंध हटाया गया। आरएसएस पर तीसरी बार प्रतिबंध लगा 1992 में, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाई गई और उसकी वजह से देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। केंद्र सरकार ने जो आदेश जारी किया है उनके जरिए 1966, 1970 और 1980 में तत्कालीन सरकारों द्वारा जारी उन आदेशों में संशोधन किया गया है जिनमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं और आरएसएस के कार्यक्रमों और उसकी अन्य गतिविधियों से दूर रखने के लिए रोक लगाई गई थी। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी और अगले साल वो अपनी स्वर्ण जयंती मनाने जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।